कि कल जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया है वो डेमोक्रेसी के लिए 140 करोड़ की जनता के लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी भी है। और जहां चुनाव सर पर मंडरा रहा है, आपको पता है अप्रैल महीने से ही चुनाव की वोटिंग वगैरह सारी शुरू होने वाली है, उसमें यह इम्पोर्टेंट अभी तक हो गया। यह लोकसभा के चुनाव 2024 का लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें ईवीएम और वीवीपैट की पर्ची को लेकर के 100% जो काउंटिंग को लेकर के सवाल है, वह सवाल अब भारत देश की जनता के सामने आ गया है। इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट ने इनमें दोनों पार्टी, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उसके साथ में और भी जो सेकंड जो रिस्पोंडेंट है उनको भी नोटिस करके इस चीज़ को बोला है कि 100% वीवीपैट में यदि मैं काउंटिंग करने के लिए आपको अलाउ करता हूं तो उसमें क्या समस्या, आपके क्या इंस्टेंट है, व्हाट इज़ द इंस्टेंट ऑफ यू। पॉइंट नंबर 1, अब यहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। पहला इसमें ग्राउंड जो इस केस का है, पहला केस का जो ग्राउंड है उसमें मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1 कि यदि ये 100% वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है, दिखती है, फिजिकली भी मिले तो उसको हमें काउंट करने में 5 to 6 आवर लगते हैं। वो एक दिन में भी संभव है। 5 बजे तक चुनाव की पोलिंग लगभग सारी पोलिंगों की ख़त्म हो जाती है। पर इसके माध्यम से मैं यह भी बोलना चाहता हूं आपसे कि यदि 5 बजे चुनाव ख़त्म हो जाता है तो लगभग 4-5 घंटे यदि आपको और एक्स्ट्रा दे दिए जाएँ तो आप उसके पूरे रिजल्ट पोलिंग लेवल पर डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसा कि इसका बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में तीनों जो पंचायत के चुनाव, 3 स्तरीय जो चुनाव होता है उसमें साथ में करके यह साबित किया गया है। पॉइंट नंबर 1 है इसका। पॉइंट नंबर 2, देयर इज द 24 lakhs वीवीपैट purchased by the Election Commission of India in 5,000 लाख रुपीस। तो आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि 24 लाख जो वीवीपैट्स खरीदे गए हैं, जिनकी कॉस्ट प्राइस लगभग 5,000 करोड़ से ऊपर की है, यह हमारे और आपके पैसे के हैं, पहला। दूसरा, इसके साथ में मैं आपसे यह भी बोलना चाहता हूँ हमारे आपके टैक्सेस से पैसे हैं। तीसरा, यह कंसोलिडेट फंड जो भारत देश की संचय निधि जिसको बोला जाता है हिंदी में, उसके पैसे निकाल करके किए जाते हैं काम। इलेक्शन कमीशन इज द नॉट अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके माध्यम से स्पष्ट हो गया कि जब हम सारे लोगों का पैसे से ही वीवीपैट और ईवीएम मशीनें खरीदी जाती हैं और कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो हमें आपको यह भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमें यह भी राइट है उन पर्चियों को हम और आप देखें। हमारे और आपके पैसे का वो सारी चीज़ें परचेज की जा रही हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं दिखा रहा है। इसको लेकर के यह पिटीशन थी। हम लोगों की प्रायोरिटी कि 100% इसकी जो फिजिकली वीवीपैट से जो अभी वर्चुअल पैट से दिखती हुई नज़र आती है, वो फिजिकल भी निकलनी चाहिए और फिजिकली प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। और इसके साथ में वह प्रत्येक व्यक्ति जो वोट कास्टिंग करेगा, यानी जो वोट चुनाव में वोट डालेगा, उसको लेकर के होनी चाहिए। और वो व्यक्ति बाजू में बैलेट बॉक्स रखा रहेगा, उस बैलेट बॉक्स में डालेगा उस पर्ची को, और उस पर्ची को डालने के बाद उसी की काउंटिंग की जाएगी। काउंटिंग करने के बाद मैं आपसे यह बोलना चाहता हूँ कि 3 स्तर में, यानी वीवीपैट, ईवीएम और बैलेट बॉक्स की जो पर्ची है, फिजिकल पर्ची, वह बैलेट बॉक्स की पर्ची से ही तीनों चीज़ों को मिलान करने के बाद फिजिकली रूप से रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए। यह हमारे नेक्स्ट पेयर है, आर्गूमेंट ऑफ द ग्राउंड है आपका केस का। पॉइंट नंबर नेक्स्ट यानी 3 और 4। इसके साथ में हमने 5 चीज़ों पर और भी जो छोटे छोटे क्वेश्चन सब पॉइंट्स थे। यदि इलेक्शन कमीशन को यह पता है कि भारत देश की संचय निधि से और प्रत्येक टैक्स पेयर के पैसे से यह सारी चीज़ें की जा रही हैं, तो इलेक्शन कमीशन की जवाबदेही है और हमारी आपकी जिम्मेदारी भी है कि जिस चीज़ को लेकर के हम सारे लोग पैसे देते हैं, हमारी ही पैसे लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमें पर्ची नहीं दिखा रहा है। उस पर्ची की क्या कॉस्ट है? कुछ नहीं, न के बराबर है। हमें और आपको यह कॉन्फिडेंस आज नहीं है। इसी का सब पॉइंट नंबर 2 है कि यदि हमने जिसको वोट डाला है वह व्यक्ति को वोट पहुंच रही है या नहीं, ये हमारे कॉन्फिडेंस का विषय है। पॉइंट नंबर 3, आर्टिकल 19(1)(a) जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, उसका कंप्लीट वायलेशन है, जिसमें फ्री और फेयर इलेक्शंस की इसकी जिम्मेदारी है। इसका पॉइंट नंबर डी कहते हैं। फ्री और फेयर इलेक्शंस में हमें यह कॉन्फिडेंस नहीं होता, हम सिर्फ बटन दबाने के लिए एक ऑनर होते हैं कुछ समय के लिए, उसके बाद हमें यह नहीं पता चलता कि फिजिकली चीज़ें कहाँ हैं या ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कहाँ पर ये चीज़ें हैं। इसका पॉइंट नंबर ई नेक्स्ट इसका, कि जैसे हम कहीं पर भी जाते हैं, हम और आप कोई भी व्यक्ति, तो हम नरेंद्र मिश्रा हैं, आप फला हैं, एक्स हैं, आप गवाही हैं,
आप जेड हैं, इसके लिए आधार कार्ड चाहिए, इसके लिए वोटर आईडी कार्ड चाहिए, इसके लिए आपको पासपोर्ट चाहिए। ऐसे ही ईवीएम की पर्ची जब निकले हाथ में तो हमें यह दिखना चाहिए कि फला व्यक्ति को जिसको मैंने वोट दिया है वो दिखनी चाहिए, वो सबके सामने पर होनी चाहिए। इसका पॉइंट नंबर नेक्स्ट ई। अब इसके साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह कह करके हर बात को खारिज किया है बार बार कि इसमें बहुत लंबी कॉस्ट आएगी। मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि कुछ भी कॉस्ट नहीं आती है। एटीएम से दिन भर पर्चियाँ निकलती हैं और आप लोग देखते होंगे एक एटीएम की कैपेसिटी 15 से 20 लाख की होती है और उस पर्ची में आप देखते हैं कि जितनी भी ट्रांजैक्शन होता है उस ट्रांजैक्शन में अमाउंट निकलता है और उसके बाद पर्ची निकलती जाती है। तो आप लोगों के मैं माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि यह कहाँ का न्याय है कि 5 साल में एक बार भारत देश की जनता को वोट डालने का मौका मिल रहा है और उसको लेकर के आप ये दुनिया भर की बातें मिसलेनियस आर्गूमेंट करते हैं, जो कि वर्तमान चुनाव पद्धति के आधार पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और करंट रूलिंग पार्टी के अलावा भारत देश का विपक्ष, प्रतिपक्ष, इंडिया अलायंस और इसके साथ में आप लोगों ने देखा है कि इंडिया अलायंस ने प्रेजेंटेशन भी देने की कोशिश किया इस मामले में, पर इन्होंने न के बराबर रखा और उसको डिसमिस कर दिया। उनका ट्विटर से भी उन चीज़ों को हटा दिया और उसको रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन में। इसी के साथ में आप लोगों ने देखा है कि 2 दिन पहले कांग्रेस और इंडिया अलायंस की जो बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में आप लोगों ने देखा है कि मिस्टर राहुल गांधी जी ने इस चीज़ को स्पष्ट तरीके से बोला है, कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट तरीके से बोला है कि भारत देश में जो चुनाव की पद्धति है वो एक तरीके से मैच फिक्सिंग की तरह हो गई है। यदि ईवीएम मशीन को हटा दिया जाए तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को 180 सीट से ज़्यादा नहीं मिल सकती है। तो यह भी एक ग्राउंड का विषय है। जब इंडिया अलायंस भारत देश की जितने भी बड़ी रूलिंग पार्टीज़ हैं 60% अपोजिशन की वोटिंग का जो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो पूरे सारे लोगों के साथ में इंडिया अलायंस के लोग जो पार्टीज़ में हैं वो सारे लोग विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी सारे वकील इसका विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है पूरे भारत देश में फ्री और फेयर इलेक्शन होने के लिए एक बहुत बड़ा पैरामीटर्स है। वो पैरामीटर्स के हम जिसको वोट दें वो कॉन्फिडेंटल तरीके से दिखनी चाहिए। जो इलेक्शन कमीशन उसको हाइड कर रहा है, नहीं दिखा रहा है, इसको लेकर के इसका नेक्स्ट ग्राउंड था, यानी इसका मतलब एफ। नेक्स्ट इसका बोलना चाहता हूँ जी, ग्राउंड नंबर नेक्स्ट वन। इलेक्शन कमीशन के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास यह भी हम लोगों की दलीलें थी कि जब ये सारे चुनाव हो रहे हैं तो यह क्यों नहीं किया जा रहा है कि 100% जैसे ही पर्ची आपकी कट हो करके, यानी जो पर्ची आपको कटती हुई दिखती है, पर यह भी ध्यान रखना है कि यह पर्ची कटती हुई सिर्फ दिखती है पर कटती नहीं है। कई बार ऐसे लोगों के एलिगेशन है, तो वो पर्ची कट के फिजिकली तरीके से हमारे हाथ में आ जाए तब तक अगली पर्ची उसमें मशीन में यानी वीवीपैट में वह आगे न बढ़े। इसका ग्राउंड नंबर नेक्स्ट है। इसी का नेक्स्ट ग्राउंड की मैं बात करना चाहता हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो टाइम इंटरवल पहले लगभग 14 सेकंड का होता था लाइट ब्लिक करने का, वह भी इसको कंट्रोल करने के लिए, गड़बड़ियों को फैलाने के लिए, जस्ट लाइक टू द आई एम द ब्लाइंड पर्सन, मान लीजिए कि मैं आँख का अंधा हूँ या मुझे कम दिखाई देता है, अंधा का मतलब यहाँ पर कंप्लीट नहीं, कम दिखाई देता है। हम 7 सेकंड में इस चीज़ को क्लैरिफाइड नहीं कर पाते हैं कि हमने जो पर्ची में बटन दबाई है वह पर्ची क्या लाइट से, जो चीज़ें लाइट उसमें 7 सेकंड की दिख रही है उतने सेकंड में वह चुनाव संबंधित व्यक्ति को वोट पड़ा कि नहीं पड़ा, यह चीज़ें नहीं स्पष्ट हो पाती हैं। तो यह भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस लाइट को भी शॉर्ट कर दिया है, यानी 7 सेकंड का कर दिया है, तो उसकी भी टाइम इंटरवल्स को बढ़ाया जाए। यह भी एक नेक्स्ट ग्राउंड है। इसके साथ में जो लास्ट प्रेयर है इस पूरे केस का, मैं आप लोगों के माध्यम, आर्टिकल 324 और 326 को लेकर के था। 324 में आप लोगों को सबको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, ड्यूटीज़ और उसके अपॉइंटमेंट के बारे में है, पर इसके साथ में इसको फ्री ऑफ फेयर इलेक्शंस कराना आर्टिकल 324(2) के साथ में स्पष्ट लिखा है कि फ्री और फेयर इलेक्शन कराना इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी दोनों है। पर यहाँ पर वो इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सारी चीज़ों के साथ में दरमियान में टिप्पणी भी की और पूछा भी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मुझे इस चीज़ के बारे में अवगत कराए कि उसमें इनके 100% में काउंटिंग कराता हूँ तो क्या इंस्टेंट है, क्या उनके एक्सपेंसेस होंगे, क्या उनको कितने टाइम चाहिए। अब इन चीज़ों को लेकर के समाधान भी हम लोगों के पास में पहले से हम लोगों ने प्रेजेंटेशन के तौर पर रख लिया है। इसके साथ में मैं यह भी बोलना चाहता हूँ, सिमिलर ग्राउंड्स में बहुत सारी पटिशन है, सारी पटिशनों को कोर्ट ने ऑर्डर करके टैग करने के लिए भी ऑनरेबल्स को रिक्वेस्ट करके बोल भी दिया है कि ये सारी जितनी भी इलेक्शन से संबंधित पटिशन है उन सबको एक साथ में सुनवाई के लिए रख लिया जाए। उसमें काफ़ी सारी और भी पटिशन्स आ गई हैं जिनको टैग करने के लिए यह बोल दिया गया है। इसके साथ में नेक्स्ट 2 ग्राउंड्स जो और भी हैं मैं आपसे कहना चाहता हूँ।
भारत देश के अलावा वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंट्रीज, यदि एक व्यक्ति की भी वोट गड़बड़ी हुई, कंप्लेन आई, तो उसने इलेक्शन कमीशन को सीधा कोर्ट ने डायरेक्शन दे करके उस चुनाव पद्धति पर ही क्वेश्चन किया और उसको बंद करा दिया। भारत देश में एक व्यक्ति यहाँ पर नहीं है, यहाँ 140 करोड़ की जनता सिवाय 2 सिस्टम के छोड़ के पूरे भारत देश की जनता इस पर पूरी की पूरी तरीके से विरोध कर रही कि हमें ये फिजिकल पर्ची दिखना चाहिए, जो कि नहीं दिख रही है। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूँ, कुछ कंट्रीज वर्ल्ड की जिनका मैं नाम भी आपके माध्यम से लेना चाहता हूँ, जस्ट लाइक टू देयर जर्मनी, ये सारे हम लोगों के क्वेश्चन के ग्राउंड से। बांग्लादेश भारत देश का बाजू का पार्ट कंट्रीज है, उसमें भी आप देख सकते हैं चुनाव की पद्धति बड़ी फ्री और फेयर तरीके से है। इसी तरह से यूरोप की कंट्रीज में बहुत सारे में है, इसी की तरह से जो यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिकन कंट्रीज है, उसमें भी है। अमेरिकन में लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है, लैटिन अमेरिकन में आप लोग जानते ही हैं 13 कंट्रीज के आसपास में उसके रिकॉग्नाइज मेंबर है। अफ्रीकन कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्री में आप लोग जानते हैं 45 कंट्रीज देयर आर द मेंबर ऑफ दिस अफ्रीकन जो ग्रुप है उसके समूह के लोग हैं। ये सारी कंट्रीज में जब बंद है, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रखने वाली 140 करोड़ की जनता आबादी को रखने वाली भारत देश की जो कंट्रीज़ है, वो इस चीज़ को क्यों नहीं मानने के लिए तैयार है? यह सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट के सामने ये दलीलें रखी गई है। आप लोगों के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, 17 तारीख के लिए यह पिटीशंस को लगा दिया गया है और इसके साथ में सारे मैटर्स की सुनवाई के लिए रख लिया गया है। इसी के साथ में यह भी बोला गया कि इसमें आपके क्या स्टैंड है, क्या एक्सपेंसेस है और क्या कितना टाइम लगेगा। ये 2 चीज़ों को लेकर के इलेक्शन कमीशन को नोटिस की गई है। आगे के रास्ते ये हैं कि फर्स्ट फेज़ का जो चुनाव है वो अप्रैल में होने वाला है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन फाइल करने वाले हैं। इसी के साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात 2-3 और भी है। इसमें यह भी होगा जो हम लोगों की एप्लीकेशन की, यदि फ्री और फेयर इलेक्शंस हमें दिखाना ही है, करना ही है, तो 14 अप्रैल की जो डेट है उसको या तो बढ़ा दिया जाए, थोड़ा आगे कर दिया जाए संभव हो तो, और यदि नहीं है तो जो वीवीपैट की कमांड दी जाती है और उसमें वर्चुअल पर्ची हमें और आप सबको दिखती है, वह पर्ची से फिजिकल पर्ची भी छोटी सी निकल के आ जाए। जैसे आप लोग देखते होंगे, कोई क्रेडिट कार्ड से आपने पेमेंट कटवाया, या आपने देखा होगा दुकानों में आप लोग जाते हैं, पेट्रोल पंप में जाते हैं, कार्ड स्वेप करते हैं, छोटी सी पर्ची निकल के आपको देते हैं। एटीएमओ में आप देखते हैं प्रिंटिंग छोटी छोटी लगी रहती है, जितना आप ट्रांजेक्शन करते हैं, अकाउंट का ट्रांजेक्शन होता है, साथ में आप यदि अकाउंट का अवेलेबल बैलेंस या मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं, बड़ी छोटी छोटी पर्चियाँ निकलती हैं। ऐसे ही वीवीपैट की भी छोटी सी पर्ची होती है और वह निकालना इनके लिए आवश्यक होना चाहिए। यह हमारी अगली जल्दी ही प्रेयर होने वाली है और इसके साथ में हम लोग अर्जेंसी के लिए मेंटेन कर रहे हैं। इसी का जो दूसरा लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण ग्राउंड है, सारे यूट्यूबरों के माध्यम से मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, पूरे भारत देश के लोगों को मैं बोल रहा हूं, इलेक्शन कमीशन के बारे में भी मैंने कल भी बोला है। इलेक्शन कमीशन को मैं आप लोगों के माध्यम से बोल रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन इस चीज़ में हरकत में न आए कि जो ईवीएम से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति आफ्टर नोटिस जो मैटर को चला रहे हैं, यूट्यूबर्स हो या कोई भी न्यूज़ चैनल्स हो, उसको डिमोनेटाइज करना या येलो करना या इसको स्पीड को कम करना। आइदर मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और यूट्यूबर्स दोनों के आपके माध्यम से बोल रहा हूं कि अगली एप्लीकेशन इसी केस में मैं ऑनरेबल जस्टिस के सामने बोलूंगा कि यह कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मैटर है। जब आपको यह पता है कि आपने नोटिस भी किया है, मैटर यहाँ पर पेंडिंग है, इलेक्शन कमीशन की जवाबदेही है कि वो रिप्लाई फाइल करे, किस हैसियत से, किस सेक्शन पर, किस आईटी एक्ट में, वो हमें बताएं, किस इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन पर लिखा है, वो स्पष्ट भी करें कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, अब तो फ्रंट मीडिया ज़्यादा चलाती नहीं है भारत देश की आवाज़ को, तो जो छोटे छोटे न्यूज़ चैनल्स हैं जो पूरे भारत देश की आवाज़ बन के उभरे हैं इस समय पर, उनकी इन चीज़ों को क्यों इन्होंने बैन करके रखा है, या उनको डिमोनेटाइज करना, या उनकी रीच को कंट्रोल करना, या उनको रोकना, या उनके अकाउंट को सस्पेंड करना, ये किस नियम के तहत पर है, यह भी स्पष्टीकरण वो देंगे। यदि नहीं देते हैं और दोबारा इसी तरह से करते रहेंगे तो मैं आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह वार्निंग भी दे रहा हूं कि अगली एप्लीकेशन कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की दायरे में, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ हुआ है, वह आप लोगों के साथ भी हम लोग करेंगे। इस चीज़ के लिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉट अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बार बार मैं बोल रहा हूँ, आपके लिए पूरे भारत देश की जनता एक समान है, पूरे भारत देश की जनता के लिए आपको काम करने की आवश्यकता है। आप एक किसी पार्टी को प्रमोट करने के लिए, जैसा कि कांग्रेस पार्टी के चेयरपर्सन, एक्स चेयरपर्सन राहुल जी ने बोला है कि यदि ईवीएम को हटा दिया जाए तो 180 सीट भी आप नहीं पाते बीजेपी, आप उन्हीं की तरफदारी करते हैं, भारत देश की जनता सफर कर रही है। मैं आपके माध्यम से यह मैसेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक यह बोलना भी चाहता हूँ, पर यदि ईवीएम से, इस केस से रिलेटेड कोई इस तरह से रेड लाइन या कुछ भी आप इंक्रीजिंग को, रीच को रोकते हैं, तो इन्हीं चीज़ों के माध्यम से मैं सीधा कोर्ट में
फाइल करूंगा और आपको तलब करूंगा। और साथ में यूट्यूब को भी बोल रहा हूँ, जो भी होगा मॉनिटरिंग करने वाले लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये मैं वार्निंग भी कर रहा हूँ। और यदि भारत देश के आर्टिकल स्पीच का फ्री और फेयर हमारी सबकी आवाज़ एक्सप्रेस करने का पावर आपके पास भी हमारे पास भी है। हम लोग कोई वायलेशन वाली बातें नहीं कर रहे, कानूनी तरीके से जो कानून में होंगे, जो कोर्ट में होंगे, जो आपका नोटिस होंगे उसके बाद जारी हो चुकी है। ये नोटिस कितनी खास है, क्या है नोटिस में? देखिए, बहुत बार पिटीशन भी फाइल होती हैं, बहुत बार डिसमिस भी होती हैं, पर इस बार केस को आप लोगों ने देखा चुनाव के दौरान पर ही इसमें नोटिस हुआ है। आप सारे लोग देखेंगे, इसमें कुछ अच्छा होने वाला है। मैं बहुत सारी चीज़ों को अभी नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इनके रिप्लाई आने के बाद, इलेक्शन कमीशन के रिप्लाई आ जाने दीजिए, उसके बाद हम आप लोगों को, सारे न्यूज़ चैनलों को और इसके साथ में पूरे भारत देश की पब्लिक डोमेन में रिप्लाई इनकी जल्दी ही आ जाएगी मुझे लगता है, क्योंकि अभी 17 का इन्होंने टाइम दिया है। इसके माध्यम से मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, तब तक के लिए फ्री और फेयर इलेक्शंस हो, पूरे भारत देश की जिम्मेदारी है। और इसके साथ में मैं बोलना चाहता हूँ कि वीवीपैट की पर्ची से चुनाव हो, इसको लेकर के हम पूरी जिम्मेदारी जवाबदेही के साथ आपसे यह बोलना चाहते हैं कि मेरी लास्ट तक की यही लड़ाई रहेगी कि इस 2024 तक का जो चुनाव है वो वीवीपैट की पर्ची से, काउंटिंग से, और ईवीएम और वीवीपैट की पर्ची, फिजिकल जो वोटिंग होगी, यानी जो पर्ची निकल के आएगी, वो तीनों मिला करके ही रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए और फिर उसके बाद सर्टिफिकेट बांटे जाए। ये मेरी अंतिम लड़ाई की और अंतिम प्रयास है। प्लीज़, थैंक यू। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध, जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है। महान सम्राट अशोक, जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है। संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज, जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए